क्लियर? तो कांटेक्ट इनिबिशन ध्यान में रखोगे, एनसीईआरटी में है, मार्क करके रख लेना। कांटेक्ट इनिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच कांटेक्ट विद अदर सेल इनिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। और उस कांटेक्ट इनिबिशन से क्या होता है, एक सेल का डिवीजन कंट्रोल्ड वे में रहता है। नॉर्मल टिश्यू बन रहा है जो वहां पे सेल, अब जस्ट सपोज कि लीवर की सेल डिवाइड करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, तो लीवर का साइज कितना बड़ा हो जाएगा? ठीक है, हेपेटिक सेल कंटिन्यू कह दो कि अनकंट्रोल डिवीजन ही करती रहे, तो लीवर बढ़ता जाएगा। सेल बढ़ रही है तो टिश्यू बढ़ेगा, टिश्यू बढ़ रहा है तो ऑर्गन का साइज बढ़ेगा। तो हर चीज एक ग्रोथ के बाद लिमिटेड है। क्लियर? तो ऐसा अनकंट्रोल ना हो, इसलिए उनके अंदर एक फिनोमेना होता है कांटेक्ट इनिबिशन का, जिसमें वो नियर बाई नॉर्मल सेल को डैमेज नहीं करती है और एक कंट्रोल वे में डिवाइड करती है। अब सेल कब डिवाइड करेगी? जब सेल रिपेयर की जरूरत होगी, सेल किसी सेल की लाइसिस हो रखी है, टिश्यू कोई डैमेज हो गया है, तब वहां G0 फेज से G1 फेज में आ जाती है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और बताओ, न्यूरॉन सेल किस फेज में अरेस्ट होते हैं? G0 फेज किस फेज का पार्ट है? G0 से फेज करेक्ट है, लेकिन G0 फेज में किस फेज से जाएगी सेल? इंटरफेज के किस स्टेज से जाएगी? इंटरफेज मतलब G1S और G2, इंटरफेज में G0 की बात नहीं करते हैं। तो G0 में कब जाएगी? एस फेज में जाएगी, G2 में जाएगी या G1 में जाएगी? आफ्टर G1 दे गो टू G0, मतलब G1 से S में नहीं जाएगी, G1 से G0 में जाएगी और वहां वो परमानेंट सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। क्लियर? तो दिस इज द stage in which cell exit from the cell cycle and suspended in G0। ध्यान रखना ये स्टेटमेंट आया हुआ है। आफ्टर G1 दे गो टू G0, हाँ बेटा करेक्ट है। ठीक है, अब न्यूरॉन सेल आजीवन अरेस्टेड है, तो उनमें ये क्या है, सस्पेंशन नहीं है, वो अरेस्टेड है। ठीक है, और ये हार्ट सेल हो गई, लिवर सेल हो गई, ये कैसी है, सस्पेंडेड है। अगर लिवर डैमेज हुआ तो वो रेप्लिकेट कर जाएंगी। ठीक है, हार्ट की वॉल में कोई डैमेज हुआ, कहीं कोई डैमेज हो रहा है जिसको हीलिंग करना है, हीलिंग का प्रोसेस में उसके लिए माइटोटिक डिवीजन करेंगे, वो G0 से G1 में आ जाएंगे, बट अननेसेसरी वो डिवाइड नहीं करेंगे। क्लियर? तो कैंसर सेल्स appear to have lost his property of contact inhibition. As a result of this, cancerous cells just continue to divide, giving rise to masses of cells called tumor. This is two type, benign and malignant। बेनाइन क्या होता है, जैसे किसी सर्टेन पोजीशन पे ही है तो उसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट जो फैल रहा है, मेटास्टेसिस की प्रोसेस हो गई, टूट टूट के फैल रहा है। जैसे अभी मैंने बताया कि मम्मी का ब्रेस्ट कैंसर जब तक है उनको, तो वो बेनाइन टाइप का ट्यूमर कन्वर्टेड हो गया था कैंसर। क्लियर? लेकिन मैलिग्नेंट कब हुआ? वो जब वो टूट के सेल गई ब्लड में और वो कैंसरस सेल दूसरे लोकेशन पे जाके ट्रैप हो गई, और वो जहां पे भी ट्रैप हुई थी वहां का मीडियम यूज करके वो डिवाइड कर। तो मैलिग्नेंट के केस में क्या होता है, मल्टीपल लोकेशन पे कैंसर हो जाता है, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ अनट्रीटेड कैंसर। मतलब उसमें आपको पूरा एमआरआई वगैरह करके लोकेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रेडियोथेरेपी, आप किसी पर्टिकुलर रेडियोथेरेपी के लिए मार्किंग होती है कि हाँ इस साइज पे ही, इस साइड पे हमको रेडिएशन देना है। अब इतना सारा आपके बॉडी में साइट आएगा तो आप कहाँ कहाँ रेडिएशन दो। क्लियर? तो एक तरीके से मैलिग्नेंट जो होता है वो खतरनाक में हो जाता है। तो बेनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, जहां पे फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ ट्यूमर का वो वहीं तक रहेगा, एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटिल लिटिल डैमेज। इस केस को ट्रीट करना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि आप उस पोर्शन के हिस्टो पोर्शन को निकाल देंगे। क्लियर? टिश्यू को निकाल दिए। द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑन अदर hand are a mass of proliferating cells called neoplastic or tumor cell। neoplastic मतलब normal cell converted into cancerous cell या tumor cell। ठीक है, तो neoplastic और tumor cells, these cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissue। As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients। जो बताया मैंने मैकेनिज्म है इनकी, सेल्स स्लॉग्ड फ्रॉम द सच ट्यूमर्स, उससे निकलने वाली सेड ऑफ होके निकल रही है कुछ सेल ट्यूमर से,
रीच डिस्टेंस साइड थ्रू द ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम में गई और ब्लड तो हमारा हर जगह सर्कुलेट कर रहा है, फिर वो जिसके अकॉर्डिंग इंटरस्टिशियल टिश्यू के पास गई या वेसल्स में ट्रैप हो गई, उसके नियर बाय वो पेनिट्रेट करके वहां पे ग्रोथ स्टार्ट कर जाएंगे। एंड वेदर wherever they get lost in the body, they start a new tumor here there, this property called metastasis। अब देखो टर्म याद रखो, प्रोटो ऑन्को, ऑन्को, मेटास्टेसिस, बेनाइन, मैलिग्नेंट, ये सब टर्म है, ये टर्म आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। एंड क्वेश्चन अगर आया कि मैलिग्नेंट ट्यूमर ज्यादा क्यों फियर्ड क्यों है, तो उसका रीजन ये मेटास्टेसिस है। मेटास्टेसिस का रीजन मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं है, मैलिग्नेंट का रीजन मेटास्टेसिस है। अगर वो सेल टूट के ट्यूमर से वो शेड ऑफ होके सर्कुलेट नहीं होती तो जगह जगह ट्यूमर नहीं होगा, जगह जगह नहीं होगा तो वो मैलिग्नेंट नहीं होगा। तो मैलिग्नेंट इज द रिजल्ट ऑफ मेटास्टेसिस। क्लियर? कई कई ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना कि कौन किससे रिलेटेड है, जैसे काइजमाटा फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, या क्रॉसिंग ओवर इज द रिजल्ट ऑफ काइजमाटा। काइजमेटा इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान में रखना, मेटास्टेसिस इंपॉर्टेंट है, एंड मेटास्टेसिस की वजह से ही बेनाइन कन्वर्ट हो गया मैलिग्नेंट में। ना ये इमेज दिया हुआ है, प्राइमरी ट्यूमर है, ठीक है, प्राइमरी स्टेज का ट्यूमर है, इसकी सेल देखो डैमेज कर रही है, सेल शेड ऑफ हो रही है इस ट्यूमर से, ये आ गई आपकी इंटरस्टिशियल से होते हुए ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में आई तो अब ये ब्लड वेसल यहाँ पे ब्रेकेज दिख रहा है, मतलब कशिश, ब्लड वेसल से ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है किसी भी लोकेशन, दूसरे लोकेशन पे ये जहां ट्रांसपोर्ट किया फिर से ब्लड कैपिलरीज से फ्यूज किया, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में ग्रो करने लगा। तो दिस इज यहाँ पे था, यहाँ पे पहुंच गया, इसी तरीके से वो जगह जगह जा सकता। क्लियर? इंपॉर्टेंट इमेज है बेटा, इसको देख के थोड़ा मैकेनिज्म को रिलेट कर। टाइप्स ऑफ कैंसर की बात की जाए तो कैंसर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टिश्यू ऑफ ओरिजिन फ्रॉम वेयर दे अरोज। मोस्ट ऑफ द कैंसर falls into one of the following categories। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा बहुत जनरल टर्म है जो यूज होता है, ठीक है, कार्सिनोमा इज रिलेटेड टू टिश्यू, किसी टिश्यू में हुआ, एंडोथेलियल लेयर वगैरह, लाइनिंग एपिथेलियम लेयर वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, तो दैट इज कार्सिनोमा। कैंसर्स ऑफ दिस टाइप अराइज इन, देखो लिखा है एपिथेलियल टिश्यू, हमें पता है लाइनिंग होगी, सच एज स्किन और एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स। अबाउट 85% ऑफ ऑल ट्यूमर्स आर कार्सिनोमा, इसलिए जनरल हम लोग टर्म ही यूज कर लेते हैं कि कार्सिनोमा। क्लियर? ब्रेन कार्सिनोमा ब्रेन से हो गया, गैस्ट्रिक, ओरल, कोलन, सर्वाइकल, ब्रेस्ट, एडेनो, लंग्स, सब हमें समझ में आ रहे वर्ड। पूरी फिजियोलॉजी खत्म है अपनी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, आई थिंक सारे वर्ड को रिलेट कर पा रहे हो तुम लोग। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग जो हुआ, एपिथेलियम लेयर से रिलेटेड मेनली, दैट इज कार्सिनोम। ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल एंड प्रोस्टेट कैंसर, ये वही सारी बातें हैं। सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन सर्विक कैंसर इन फीमेल एंड ओरल कैंसर इन मेल्स आर कॉमन इन इंडिया। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर, ये जो पॉइंट मैंने वहां पे भी बताया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लोबली इनका रैंक दूसरा है, लेकिन इंडिया में जो यहाँ पे पान चबाते रहते हैं, टोबैको चबाए रहते हैं, मुंह में हमेशा ही रहता है, बनारस साइड जाओगे तो हर दूसरा तीसरा इंसान पानी के साथ ही बात करेगा, ठीक है, बनारसी पान फेमस है, वैसे ही वहां के लोग फेमस है। तो धीरे धीरे जब ये एक तरीके का फ्रिक्शन होता है, यहाँ फिजिक्स सप्लाई हो रही है, आप कुछ रखे हो टिश्यू का, टिश्यू हर जगह थोड़े सॉफ्ट ही है भाई, एक्सटर्नल लेयर को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद तो सॉफ्ट है अंदर। अब दो आप अपने बक्कल कैविटी में रख रखे हो टोबैको, तो ऑलरेडी वो उसकी लेयर और दोनों लेयर जो है उसके बीच में फ्रिक्शन कॉज कर रहा है, तो यही एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक जब होता रहता है तो वो लेयर को डैमेज करता है, छोटे मोटे अल्सर बने, फिर अंदर ऊपर से तो वो छोटा दिख रहा है, इसका क्या होता है ना कि ये अंदर पेनिट्रेट करके ग्रो कर रहा है, छोटा सा क्या बाहर दिख रहा है। मतलब मेरी मम्मी को जो इनिशियल सिम्टम्स थे उसमें फुंसी फुंसी ब्रेस्ट पे दिखने लगे थे उनको, जिसको लेडीज लोग अक्सर अवॉइड ही करती हैं, उनको तो कुछ भी हो जाए तो वो अरे ठीक है काम वाम कर दिया, ये वो। 2 मार्च को मतलब हमारे यहाँ एक शादी थी, उसमें मेरी मम्मी जम के डांस की थी, एकदम वीडियो आज भी हम देखते हैं वो वाला, तो एकदम बढ़िया फुल ऑन डांस की, और 18 मार्च को उनको कैंसर डायग्नोसिस, ठीक है, और मेरा एग्जाम था 20 मार्च से। तो जस्ट ऐसा वो सिनेरियो, वो मार्च का महीना ऐसा गया था ना कि आपको कुछ पता ही नहीं,
और फिर उनसे पूछा गया तो वो बताया इतने टाइम से यहाँ फुंसी है, ये है वो, जो अंदर ग्रोथ करके बढ़ गया। क्लियर, उसमें से पस आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं कि आपको ऊपर माउथ में तो छोटा छोटा छाले दिखेंगे, लेकिन ये अंदर की तरफ आपको डैमेज कर दिया। अब ये थ्रॉट में किया होगा तो थ्रॉट से आप इनगल्फ करने में उस पर्सन को दिक्कत आ रही होगी, लेकिन वो टॉन्सिल का ट्रीटमेंट करा रहा होगा, तब तक तो वो अंदर पूरा डैमेज करके अपना ट्यूमर बना ले। तो ये सब चीजें होती है इसमें। तो ओरल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर अपने इंडिया में ज्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओरल कैंसर का जो हैबिट है इसको रिलेट कर सकते हैं, सर्वाइकल तो है अपने यहाँ ज्यादा। लंग कैंसर अकाउंट्स ऑफ 31%। फिर से वही डेटा बेस्ड है, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मेलानोमा, मेलानोमा क्या हो गया? कैंसरस ग्रोथ ऑफ मेलानोसाइट, मतलब स्किन की बात है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्किन सेल्स मेलानोसाइट। तो इसमें कौन से होंगे बेटा आपके, जो ये रेडिएशन वगैरह से इंसर्ट हो गए। ठीक है, कार्सिनोजेन मतलब जो कॉज कर, ठीक है, कार्सिनोमा को कॉज करने वाले। उसी तरीके से ये मेलानोमा को कॉज करने के लिए क्या होगा, रेडिएशन वगैरह, जो ये यूवी रेडिएशन आपके आ रहे हैं, या हम लोग सराउंडिंग में रेडिएशन से तो हमेशा ही घिरे हुए हैं। अभी ये प्रोजेक्टर चल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, बगल में मोबाइल रखा है, रेडिएशन है, वाईफाई के सिग्नल है मेरे बगल, अगल बगल, हम खुद ही अभी रेडिएशन में बैठे हुए हैं। एक तरफ प्रोजेक्टर है, एक तरफ वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं, एक तरफ मेरे मोबाइल का खुद का सिग्नल है, लैपटॉप से सिग्नल निकल रहे हैं। तो ये सारा अपने सराउंडिंग में चल रहा है, ये क्या है, रेडिएशन बेस्ड है। हमें टेक्नोलॉजी लग रहा है, लेकिन दिस इज रेडिएशन जो कि इंड्यूस कर रहा है, नॉर्मल जेनेटिक मैकेनिज्म को इंड्यूस करेगा, और जिस दिन इंडक्शन हो गया तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, म्यूटेशन हो गया एक तरीके। ठीक है, तो सार्कोमा इसमें है, दीज आर डिराइव, नहीं मेलानोमा वो तुम्हारा कार्सिनोमा का ही पार्ट हो गया। नाउ सेकंड वन इज सार्कोमा, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। वो क्या था, एपिथेलियल से रिलेटेड। ठीक है, एग्जाम्पल बोन, फैट एंड कार्टिलेज। तो मम्मी को जो सेकंड वाला हुआ, ये स्पाइनल पूरा बोन वाला जो पोर्शन हुआ, इसमें बोन उनकी डैमेज हो रही थी। बोन, फैट एंड कार्टिलेज, they are rare in humans, about 1% of all tumors, but लेकिन फैला था तो हो गया। क्लियर, बोन कैंसर, मसल कैंसर, लिम्फ नोड कैंसर। थर्ड वन इज ल्यूकीमिया, इसका भी ट्रीटमेंट मैंने कराया हुआ है, दूर के एक रिलेटिव, लेकिन आई एम लिटिल बिट अवेयर ऑफ दैट, तो मैंने कमांड ले ली थी, तो उनको ब्लड कैंसर हुआ था, 4-5 महीने उनका भी ट्रीटमेंट कराया, फिर उनकी डेथ हुई। दीज आर ट्यूमर्स ऑफ हेमेटोक्वाइटिक सेल्स। ठीक है, मतलब ब्लड सेल्स से रिलेटेड है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूकेमिया या लिम्फोमा। क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया, सीएमएल फुल फॉर्म याद रखना। दिस फैटल कैंसर, बहुत ही ज्यादा फैटल है ये, occurs mainly due to reciprocal translocation between chromosome 22 and chromosome 9 which produces abnormal chromosome 22। इसको पढ़ाया हुआ है मैंने, पढ़ाया ना, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पढ़ाया है, जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ाया है। ठीक है, फिर बर्किट्स लिम्फोमा है। अब ये क्या होता है, ये टेंडेंसी आ गई तो ये जेनेटिक कैंसर में, मतलब एक फैमिली ट्री में रिपीटेड अगर ब्लड कैंसर की रिपोर्टिंग हो रही है तो वहां पे इसके चांसेस हैं। क्लियर, तो बर्किट लिम्फोमा, दिस इज प्रोड्यूस ड्यू टू रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 8 एंड 14। तो दीज आर रिलेटेड टू जेनेटिक्स। एक एक में एक्वायर्ड हो सकता है, उसके बाद वो ट्रांसफर हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ, नॉर्मल सेल ग्रोथ इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सम क्रिटिकल रेगुलेटरी जीन्स। अब ये हमने जो सारी आपको बातें की ना बेटा सेल डिवीजन वाली, वही है। अल्टरनेशन इन these genes lead to oncogenic formation. These genes can be divided into the following three categories: genes that induce cellular proliferation, example gene encoding growth factor। ध्यान रखो क्या क्या आ सकता है जो सेलुलर प्रोलिफरेशन कर रहा है, कौन प्रोलिफरेशन करेगा, जो सेल ग्रोथ करा रहा है, तो ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ रेगुलेटर, ये सारे वर्ड आ जाएंगे। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, जो उसको जैसे हार्मोन है तो उसको बाइंड करा रहा है तो वो रिसेप्टर हो गया। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बार बार आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ये सब क्या हो गया बेटा आपके जीन्स, वो जीन्स हैं जो कि सेलुलर प्रोलिफरेशन से, मतलब सेलुलर के काउंट को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल। क्लियर, जेनेटिक लेवल पे, जीन के लेवल पे बता रहे हैं। तो दीज आर प्रोटो ऑन्कोजीन्स, इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन। ऐसे जीन जिनका रिलेशन सेल के प्लोरिफरेशन के मैकेनिज्म से है, सेल डिवीजन में सेल जो डिवाइड कर रही है, जो रिक्वायरमेंट है
उससे रिलेटेड है, उनको बोला गया प्रोटो ऑन्कोजीन. Furthermore, several genes called cellular oncogenes, C-onc, or proto-oncogenes have been identified in normal cells, which, when activated under certain conditions, could lead to oncogenic transformation of cells. नॉर्मल सी बात है, जो हम मैकेनिज्म बता रहे हैं कि प्रोटो ऑन्कोजीन एक तरीके से, जैसे आपको पेप्सिनोजन की बात कर, पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया तो वो एक्टिव है. उसी तरीके से प्रोटो ऑन्कोजीन यहाँ पे लिख लो, इनएक्टिव है, अभी ट्यूमर नहीं कॉज करेगा, लेकिन प्रोटो ऑन्कोजिन ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो गया तो वो ट्यूमर कॉज करेगा. क्लियर. जीन्स दैट इनहिबिट सेलुलर प्रोलिफरेशन, इसको बोलेंगे ऑब्वियसली ट्यूमर सप्रेसर जीन. ट्यूमर सप्रेसर जीन, ऐसे जीन जो प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर, सप्रेस कर. जीन्स दैट रेगुलेट प्रोग्राम सेल डेथ. प्रोग्राम सेल डेथ क्या होता है? सेल एपोप्टोसिस. ठीक है, सेल की डेथ को प्लान करके नियर बाई सेल, और वो खुद की सेल, उसका ही डीएनए अपनी सेल को प्लान कर देता है कि भैया तुम्हारा डैमेज करना अब जरूरी है, तुम सेल, तुम बॉडी के लिए सही नहीं हो. तो वही बॉस जो सारा रेगुलेशन कर रहा था मेटाबॉलिक एक्टिविटी का, उसी के पास नियर बाई सेल सिंथेसिस सिक्रीशंस आते हैं, एंड पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं, कास्केड भूल रही हूँ मैं, एम से नाम है कोई, एम कास्केड बोलते हैं, जो कि इंड्यूस करता है सेल एपोप्टोसिस को. वो बन गया तो अब जैसे अपना ब्लड क्लॉटिंग में कास्केड बन रहा था, एक यूनिट, एक कई कॉम्प्लेक्स का ग्रुप जो बन गया, उसी तरीके से यहाँ पे एक कास्केड बनता है, उससे सोसाइडल को इंड्यूस किया जाता है कि सेल एपोप्टोसिस को चले जाए, और इसमें आपका जीन रिस्पॉन्सिबल है और लाइसोसोम की बस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, उससे सेल पूरा डेथ हो जाती है. तो प्रोटो ऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, एंड जीन रिलेटेड टू प्रोग्राम सेल डेथ. क्लियर. इन सब का रोल होगा कैंसर के होने में, और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करो तो इन्हीं जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, इन्हीं जीन के मैकेनिज्म को, पाथवे को रेगुलेट करने की चीजों को ड्रग्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. All these genes are involved in a normal growth. सभी जीन नॉर्मल ग्रोथ में इन्वॉल्व है. Cancer is caused by mutant alleles of these genes whose product do not respond to normal regulatory signal. As a result, the mutated cell proliferates uncontrollably. ठीक है, इन्हीं जीन में ये ऑलरेडी एक्टिविटी थी इनके पास, म्यूटेट होके इसी को अनकंट्रोल्ड कर दिया. ठीक है, अब सारे इसमें इन्वॉल्व है, P53 भी इन्वॉल्व है, आपका चेकिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, जेनेटिक वेरिएशन जेनेटिक वजह से हो गया, इंडक्शन से वजह से हो गया, तो सारे रोल इसमें रोल प्ले करेंगे. कैंसर सेल डोंट शो कॉन्टेक्ट इनिबिशन फिनोमेना विच इज शोन बाय नॉर्मल सेल्स. ये बात आगे बढ़ते हैं. कॉजेज ऑफ कैंसर में देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल. अब देखो तुम्हें मैंने म्यूटेशन के टाइम म्यूटाजेन पढ़ाया हुआ है, वहां पे भी मैंने ये सारी चीजें बताई थी कि ये हमें किस तरीके से म्यूटेशन इंड्यूस करेंगे. तो वो म्यूटेशन जो कैंसर कॉज हो गए उनके लिए म्यूटाजेन हो गए. ठीक है, तो वो कैसे है बेटा? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट. द एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेन. इनको कलेक्टिवली क्या कहा गया? कार्सिनोजेन. क्योंकि ये कार्सिनोमा कॉज करेंगे, ये टिश्यू से, स्किन से, एपिथेलियम से, ठीक है, किसी इंटरनल ऑर्गन की एपिथेलियम से रिलेटेड कॉज कर रहे हैं. आयनाइजिंग रेडिएशन. आयनाइजिंग रेडिएशन किसका किसका होता है? क्वेश्चन है ये मैथिली. आयनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन शो करते हैं? एक्स-रेज एंड गामा रेज. एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूवी रेज. ठीक है, कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन. और वहां पे मैंने थायमिन डायमर प्रॉपर बताया कि ये क्या करते हैं, तो मैकेनिज्म ध्यान में रखो. The chemical carcinogen present in tobacco smoke have been identified as a more cause of lung cancer. Cancer-causing viruses called oncogenic virus have genes called viral oncogene. अब देखो, जैसे क्या है वो, इसका भी नाम बोल, एक वायरस है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वो कैंसर कॉज करता है, एचपीवी. तो अब वो वायरस कैंसर को इंड्यूस कर रहा है, तो वायरस है वो, इसलिए उसका ट्रीटमेंट आ सकता है. ठीक है, क्या?
हाँ, कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एक वायरस कई कई जीन भी कर सकता है। तो वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक तरीके से कैंसर में भी कन्वर्ट, कैंसर कॉजिंग एजेंट में भी है। ठीक है, तो क्योंकि वायरस है तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया है उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, मोड ऑफ एक्शन पे आप वर्क कर सकते हो। लेकिन अपनी सेल कन्वर्ट हो गई, अपना जेनेटिक्स, अपनी सेल, तो उसकी ट्रीटमेंट में अभी टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें इम्यून सिस्टम वाला बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। अगर वो काम कर जाता है, वो अच्छे से इंड्यूस हो जाता है, तो दैट इज द कि हम अपनी मैकेनिज्म को कैंसर सेल के अगेंस्ट, अब जस्ट आइडेंटिफाई मैक्रोफेजेस सेल कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करके इनिशियल स्टेज में ही अगर इन्गल्फ करना और फास्ट करना। ठीक है, उसको कन्वर्ट नहीं होने दें, मतलब जहां पे इम्यून सिस्टम हार रहा है उसको हम और स्ट्रॉन्ग कर दें, ये एक ऑब्जेक्टिव है। केमिकल और फिजिकल एजेंट्स दैट कैन कॉज कैंसर आर नोन एज कार्सिनोजेन। तो कुछ जेन वर्ड जो आ रहे हैं ना उनको याद रखो, पैथोजन, एंटीजेन, कार्सिनोजेन। ठीक है, ये सब ध्यान रखोगे। Depending on their mode of action, carcinogens fall into the following main category: agent that can cause alteration of genetic material, ठीक है, रिजल्टिंग इन ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट कैन लीड टू कैंसर, वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन एंड केमिकल्स। ये क्या कर रहे हैं, इंडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एजेंट्स दैट प्रमोट द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, जिसमें आपके प्रमोटर्स आ गए थे, ग्रोथ फैक्टर वाली बात कर रहे हैं। Proliferation of cells which have already undergone genetic alteration responsible for the oncogenic transformation, जीन लेवल पे जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जो प्रोमोट कर रहे हैं, उनको और हाई कर दिया गया। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड ट्यूमर प्रोमोटर्स। तो बेटा आप देखो कैटेगरी वाइज ध्यान में रखना। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में एक हो गया आपका रेडिएशन एंड केमिकल्स, एक आपके जीन बेस पे, ये देखो ये एक्सटर्नली इंड्यूस हो रहा है क्योंकि रेडिएशन है। केमिकल है, आप थ्रू लाइफ जो इंटरेक्शन कर रहे हो उसकी वजह से हो रहा है। एक आपका जेनेटिक इंडक्शन है जिसमें ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ फैक्टर एंड हार्मोन्स आ गए। कैंसर कॉजिंग डीएनए एंड आरएनए वायरस, ट्यूमर वायरसेस हो गए, हैव बीन शोन टू बी एसोसिएटेड विद द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें भी देखा गया कि ये ऑन्कोजिन को एक्टिवेट कर रहे हैं, प्रोटो ऑन्कोजिन, ऑन्कोजिन, एंड देन आपका सप्रेसर जीन का जो है वो काम नहीं कर पाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, और आपकी एक सेल मल्टीप्लाई कर रही है, एबनॉर्मल ट्यूमर सेल को फॉर्म कर। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ उस नॉर्मल जीन के अंदर ऑन्कोजिन एक्टिवेट हो गया। समझ में आ रहा है मैकेनिज्म में? अभी बस इतना ही याद रखो, एक प्रोटो ऑन्कोजिन है जो पेप्सिनोजेन की तरह इनएक्टिव फॉर्म में है, तो अब तक वो कंट्रोल डिवीजन कर रहा है। प्रोटो ऑन्कोजिन अगर ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो गया तो वो सेल पे ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिविटी अपना कंट्रोल नहीं प्ले कर पाएगी और वो सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन को शो करेगी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है या ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है? अब कार्सिनोजन यहाँ पे हम नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ रेडिएशन, केमिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर सब पहले का पढ़े हो, जस्ट रीड कर लेना, ये नोट्स अपलोड कर दीजिए। कैंसर डिटेक्शन एंड डिजीज डायग्नोसिस, सॉरी, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। अब थेरेपी, कैंसर हो चुका है तो भाई अब डिटेक्शन करना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज टू डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केस। अर्ली डिटेक्शन में इसलिए क्या है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ट्रीटमेंट देखे जा रहे हैं। फॉलोइंग आर द टेक्निक्स फॉर कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। ब्लड एग्जामिनेशन, वायरल इन्फेक्शन, वायरल रिलेटेड कोई होगा अगर कैंसर, तो वो आपको ब्लड एग्जामिनेशन में दिख जाएगा। दिस इज द टेस्ट फॉर द इंक्रीज डब्ल्यूबीसी। अब अगर जैसे हम ल्यूकेमिया की बात की है तो ल्यूकेमिया में केस में भी क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत बढ़ जाएगा। ब्लड में डब्ल्यूबीसी का काउंट नॉर्मल रेंज से ऊपर आ रहा है, तो दैट डजंट मीन कि आपका बॉडी तो बड़ा इम्यून है। ठीक है, वो इंडिकेटिव है, लिम्फोमा का इंडिकेटिव है। WBC count in the case of leukemia. डिटेक्शन ऑफ द ट्यूमर मार्कर्स लाइक अल्फा फीटोप्रोटीन, अभी ये ध्यान में रखो, कुछ मार्कर्स होते हैं फॉर लिवर कैंसर, मार्कर्स लाइक फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन फॉर लिवर कैंसर। PSA प्रोस्टेट के लिए होगा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन फॉर प्रोस्टेट, मतलब ये मार्किंग कर रहे हैं ना, आप सेल को मार्क कर लो, जेनेटिक मार्कर, जीन को मार्कर। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं, ट्यूमर मार्कर, मतलब ऐसे मार्कर्स, आपने मार्कर जैसे हाइलाइटर यूज करके नोट्स को हाईलाइट कर लेते हो ना, उसी तरीके से ये पर्टिकुलर
साइट पे अगर वो प्रेजेंट होगा, वो वहां पे ट्यूमर बनाया होगा लीवर में, प्रोस्टेट में, जैसे एग्जांपल दिया, तो इन मार्कर को यूज करके हम उस ट्यूमर को वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते। क्लियर बेटा? तो वो हो जाता है मार्कर, ट्यूमर मार्कर्स like alpha fetoprotein AFP for the liver and PSA for the prostate cancer, alkaline phosphatase, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, आया हुआ है क्वेश्चन, alkaline phosphatase for the bone metastasis, ये करवाया भी था हम लोगों ने मम्मी के केस में। बायोप्सी, बायोप्सी जो हम तुम लोग को स्टोरी पापा जी की जब बताया तो हमने बताया कि 1 साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, इंटेस्टाइन को रिमूव किया गया। उस इंटेस्टाइन की अगर बायोप्सी हो जाती, उस पोर्शन की बायोप्सी हो जाती, तो हमें पता चल जाता, जो कि हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि डॉक्टर को पता चल गया था, लेकिन अब उतने बड़ा हॉस्पिटल अपनी रेपो को कैसे डाउन करे, कैसे उनसे गलती हो गई, तो ये चीज वहां पे नहीं हुई थी। तो बायोप्सी इज द ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टोलॉजिकल पोर्शन, ठीक है, टिश्यू की हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, अ पीस ऑफ, इसलिए कभी भी कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी चीज हो, कोई भी पार्ट बॉडी से रिमूव हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन के नाम पे कोई ऑपरेशन हुआ है किसी भी पर्सन का आपके नोन में, तो उसकी बायोप्सी के लिए जरूर भेजो, उसका जो पोर्शन निकला है उसकी बायोप्सी टेस्ट को, ताकि वो उसका पूरा हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म हो जाए। इसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। A piece of the suspected tissue is cut into thin section, stained and is examined under microscope, और बहुत सारे इसकी फाइन स्लाइसेस को बना के उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है बाय अ पैथोलॉजिस्ट। कैंसरस सेल्स हैव अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, क्या होता है ये? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, वही है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, क्या है? रेशियो ऑफ न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल और सेल, कैरियोप्लाज्मिक, ठीक है, एंड न्यूक्लियोप्लास्ट टू साइटोप्लास्ट। क्लियर? तो आप जब डिवीजन में देखते हो, जब हम बोलते हैं कि सेल डुप्लीकेट हो गई, सिंथेसिस फेज से सेल क्रॉस कर चुकी है, तो अब ये सेल जाएगी ही जाएगी सेल डिवीजन में, अदर ये डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। लेकिन ये नॉर्मली कभी भी कोई सेल डबल नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल को रख के एक्टिवली वर्क नहीं करेगी, वो डिवीजन में जाएगी। तो वहां पे भी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को नॉर्मल करने के लिए वो प्रोसेस होती है। न्यूक्लियस लार्ज एंड इरेगुलर, न्यूक्लियोलस लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम इन इंक्रीजेस। अब जहाँ पे ये होगी तो वहां पे उनके अब राइबोसोम इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, वहां पे न्यूक्लियोलस का साइज बढ़ेगा। फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, इसमें क्या किया जाएगा, थोड़ी सी निडल से फ्लूइड को टेस्ट किया जाएगा। छोटा छोटा एक एक टर्म बस याद रखो, क्या किया होगा यहाँ पे देखो, फ्लूइड के बारे में बात किया होगा। ब्रेस्ट सिस्ट और ट्यूमर में फ्लूइड इज कलेक्टेड, फ्लूइड को कलेक्ट कर लिया गया उस पोर्शन से फ्रॉम ट्यूमर्स एंड एग्जामिन फॉर द प्रेजेंस ऑफ कैंसरस सेल्स। पैप स्मीयर, स्मीयर जो पस है उसका स्मीयर लेके टेस्ट कर दिया गया, उसको बोलते हैं पैप स्मीयर। इट इज यूज्ड फॉर सर्वाइकल कार्सिनोमा, और ये हमको भी मतलब क्योंकि प्रिडिक्टेड है डॉक्टर के साइड से, तो लगभग हर साल इसको रिपीटेड करा लेना चाहिए, जो कि पिछले 2 साल से हम कराएंगे। ठीक है, तो पैप स्मीयर क्या हो गया, आपके सर्वाइकल से लेके सैंपल लेके उसका एक स्मीयर स्लाइड बना के और फिर वहां पे टेस्ट किया जाता है। स्लाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सर्वाइकल फ्लूइड। एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, अब ये सभी क्या है, रेडिएशन बेस्ड है, टिश्यू को एनालाइज करती है पूरा उनका, देखेंगे कि वहां कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रखी है। दीज टेक्निक्स आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। इन सीटी स्कैन, एक्सरे आर यूज टू जनरेट a 3D image of the internal of an object. In MRI, we use a strong magnetic field and non-ionizing radiation to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. इसको देखते हैं। और एमआरआई एक कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं आपको पता चल रहा है लेकिन कुछ एबनॉर्मलिटी चल रही है बॉडी में, तो वहां पे फिर डॉक्टर, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, फिर लोग एमआरआई कराते हैं। जैसे मैं भी जब बीमार थी तो मेरा एक बार पूरा एमआरआई मेरी फ्रेंड वगैरह ने करा दिया, ऑल ऑफ सडन कहीं पे भी बेहोश हो जाते थे, तो जस्ट वो सब देखने के लिए पूरी बॉडी का एमआरआई उस वक्त मैंने भी करा लिया, बट रिपोर्ट्स आर नो। एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़ाया है बायोटेक में, ठीक है, अगेंस्ट कैंसर टेक्निक में आ गया मोनोक्लोनल
against cancer specific antigen are also used for the detection of certain cancer. अब आइडेंटिफाइड है मोनोक्लोनल, एक ही जैसी एंटीबॉडी के क्लोन है, ठीक है, और टारगेट हमने ले लिया एंटीजन, तो उससे बाइंडिंग एफिनिटी को देख के हम क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं. टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट द जीन्स. अब अभी कैंसर नहीं है, लेकिन जीन को ले जाके अगर हम बताएं, डॉक्टर को दे दे कि भैया ये हमारा जीनोम है, इसमें बताइए ये हमारी सेल है, इसकी जीनोमिक हिस्ट्री, क्रोमोसोमल हिस्ट्री आप चेक करिए और क्या चांसेस है कि जेनेटिक म्यूटेशन हो सकते हैं, ठीक है, उसमें आ जाता है पूरा कि किस आपका ये जो रेडिएशन है इसका कितने लिमिट का रेडिएशन में आप रहोगे या क्या करोगे तो आपको इंड्यूस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी एक तरीके से आ जाती है. और फिर ये तो होने के बाद का डिटेक्शन है, तो डिटेक्ट द जीन्स इन इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी. जैसे मैंने ब्लड कैंसर का बताया कि अगर फैमिली हिस्ट्री में ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इस तरीके से रिपीटेड दिख रहा है, तो वहां पे इसको करा लेना चाहिए. विद इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन which predispose an individual to certain cancer may be very helpful in prevention of cancer. तो ये एक तरीके से का प्रिवेंटिव मेजर हो जाता है. Such individuals may be advised to avoid exposure. देखो जिस चीज से आप, जिस कार्सिनोजन का आपका आ जाएगा प्रिडिक्शन, उसको अवॉइड करना होगा. To which they are susceptible. Example, tobacco smoke in case of lung cancer. अगर लंग कैंसर के ऐसे वैसे ही बोल देते हैं तो किसी को भी बोल दिया जाता है, ठीक. अब ट्रीटमेंट में देखो बेटा मिक्स थेरेपी चलती है इसकी, और अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू साइट इसकी थेरेपी चलती है, जिसमें आपको ध्यान में रखना रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी एंड सर्जरी. सर्जरी भी करना है तो पहले रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी होगा, फिर सर्जरी होगा. तो एक इसका मिक्स ट्रीटमेंट है, डिपेंड्स ऑन द कैंसर साइज एंड लोकेशन एंड स्टेज. Following are the methods: surgery by removing the entire cancerous tissue and inward lymph node. ये इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आप भले ही कुछ नॉर्मल सेल निकाल लो नियर बाय, जैसे सपोज ये ट्यूमर है तो सर्जरी करते वक्त आप मार्किंग जो होती है वो लगभग इतनी कर लो, ठीक है, लेकिन कोई कैंसरस सेल ना रह जाए, जो कि रह जाती है. जितनी भी सर्जरी वाले हैं, अगर वो सक्सेसफुल सर्जरी नहीं होती है और उनको फिर 1-2 साल बाद कैंसर की हिस्ट्री आती है, उस केस में यही होता है, और मम्मी के भी केस में यही हुआ था. निकालने के बाद भी कुछ कैंसरस सेल रह गए, मेटास्टेसिस हो गई, वो सर्कुलेट करे. रेडियोथेरेपी रेडिएशन बेस्ड हो गया. ट्यूमर सेल्स आर irradiated lethally, taking proper care of normal cells and tissue. इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि प्रॉपर मार्किंग होगा कि कितने पोर्शन में रेडिएशन देना है, ठीक है. सराउंडिंग द ट्यूमर्स मास, कोबाल्ट थेरेपी, ध्यान में रखो, ये नाम नोट डाउन करना, कोबाल्ट 60 एंड आयोडीन थेरेपी I-131. एक्सरे रेडिएशन आर द given therapy. These radiation destroy the rapidly dividing cells. टारगेट इनका कैंसर सेल होंगी, लेकिन साथ में ये नॉर्मल सेल को भी हिट करेंगे. केमोथेरेपी, सेवरल केमोथेरेपेटिक ड्रग्स, जो भी आप केमिकल, केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में क्या है, एक में रेडिएशन जा रहा है, एक में ड्रग्स जा रहा है, क्लियर. ड्रग्स आर यूज टू किल, और इसके इंजेक्शन होता है, टाइम टू टाइम में इंजेक्शन दिया जाता है. एंटी कैंसर ड्रग्स इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन कैंसर सेल्स, स्टॉपिंग देयर सेल साइकिल. अब ये मैंने तुम्हें बता रखा है कुछ नाम सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ाते हुए, ये तीनों नाम मैंने वहां बताया, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड टैक्सोल. जो इनकी वीड है जहां से ये आइसोलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तुम्हारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल है, मतलब वो मेटाबॉलिक पाथवे के प्रोडक्ट जो प्लांट खुद यूज नहीं कर रहा है, लेकिन उसको ह्यूमन ने कुछ ना कुछ पर्पज से यूज कर लिया. उसमें एक टेबल जो दिया हुआ है बायोमोलिक्यूल में, वहां ड्रग दिया है, ठीक है, तो उस ड्रग वाले यूज में ये ड्रग्स आ जाती है. तो प्लांट के सोर्स ध्यान में रखना, दीज आर एमसीक्यू. विनका रोजिया, ठीक है, उसकी छाल से बना लिया जाता है. Taxol obtained from Taxus baccata. Majority of drugs have side effects like hair loss and anemia. Blood cells targeted होंगी तो anemia cause हो जाएगा. Most of the cancer are treated by the combination therapy. देखो बेटा, ये important point है. मैक्सिमम कैंसर कैसे ट्रीट हो रहा है, कॉम्बिनेशन थेरेपी. किसकी किसकी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी. सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सर्जरी नहीं होगा, रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी मस्ट है. रेडिएशन दिया जाएगा ताकि स्टॉप हो, कंट्रोल्ड हो एक तरीके से, और साथ में उसके ड्रग्स चलेंगे जिसमें मोस्टली इंजेक्शन वगैरह
चलते हैं। और एक फैमिली में अगर जो भी इससे इनकॉर्पोरेट कर गए तो उनकी एक कहते हैं ना फाइनेंशियल और मेंटल स्टेट तो हिल ही जाती है। आज मैं इसको पढ़ा पा रही हूँ, आई डोंट नो कि इतनी पावर मेरे अंदर से कहाँ से आ गई। लेकिन जब मम्मी को हुआ था तब तो मैं ऑलरेडी पढ़ती थी। मतलब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी, जस्ट 12th पास आउट। तो अंडर एज भी थी, इसलिए मेडिकल वेडिकल में मेरा कोई जाने का मन नहीं था। कहीं भी नहीं, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। बस डायरेक्ट मैं बीएससी करने लगी थी। तो उसमें उस टाइम में ये क्लास में चलता था, मैं भाग जाती थी क्लास से। मतलब मेरा ऐसा लेवल हो, मैं मेरी फ्रेंड्स को भी नहीं पता था कि मेरी मम्मी को कैंसर है। बस जो मेरी 11th 12th की फ्रेंड थी उनको पता था, और हम लोग का सबका ब्रांच अलग हो गया था। एक मैथ्स की थी तो वो मैथ्स में चली गई, बीएससी करने लगी थे एक ही कॉलेज में, जो 3 बेस्ट फ्रेंड थे। और मैं बायोटेक में चली गई, और मेरी नॉर्मल एक फ्रेंड वो बीजेडसी में चली, बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री में। तो उनको पता भी नहीं होता, लेकिन मैं क्लास नहीं अटेंड करने की मेरे अंदर हिम्मत हो पाती थी, क्योंकि पैरेलली सारे ट्रीटमेंट में देखती रहती थी और सब चलता था। इम्यूनोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसमें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाली। दे आर डिजाइन टू अटैच स्पेसिफिक प्रोटीन इन कैंसर सेल। Their uses to allow the immune system itself to destroy the cancer cell, to deliver radiation directly to cancer cell, carry drugs directly to cancer cell, and monoclonal antibody एक तरीके का जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी में यूज होने वाला पोर्शन है, जिससे हम ट्रीटमेंट्स को एनहांस कर रहे हैं। कैंसर वैक्सीन रिसर्च प्रोग्रेस में है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ याद नहीं करना है। Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system. Therefore, the patients are given substances called biological. ये बहुत important point है, और एनसीईआरटी का point है बेटा, ध्यान रखना। This is important point. बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो तुम लोगों को कई बार बताती हूँ अल्फा इंटरफेरॉन, गामा इंटरफेरॉन, तो ये वही इंटरफेरॉन है। such as alpha interferon which activate their immune system and help in destroying tumor. ये इंटरफेरॉन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करके इम्यून सिस्टम को दे देंगे सिग्नल कि भाई ये अपने काम की सेल नहीं है, इसके पास अपना फ्लैग जरूर है लेकिन ये बढ़ सकती है आगे। तो ये इंटरफेरॉन जो नॉर्मली बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं उसी को एज ए ड्रग दिया जा रहा है इम्यूनोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये दोनों इंपॉर्टेंट। यहाँ पे खत्म हो गया कैंसर, और लगभग ये चैप्टर हो गया खत्म। अब बस याद करने के लिए वही ड्रग्स वगैरह अब्यूजेस, उनके नाम, रिसोर्सेस, प्लांट किससे कौन सा ड्रग मिलता है, किससे क्या एक्टिविटी होती है, वो ध्यान में रखना है। ड्रग्स मतलब यहाँ पे आपको वो वाला पोर्शन नशा वाला ड्रग्स पढ़ना है, ठीक है, अब्यूजेस से रिलेटेड। तो कल शायद लास्ट लेक्चर रहेगा, ये चैप्टर कंप्लीट। तुम्हारा ये टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट संडे मंडे तक सारे लेक्चर रिवाइज कर लो, लेक्चर जो रिकॉर्डेड होंगे उसको कंप्लीट कर लेना, एंड फिर एमसीक्यू स्टार्ट कर देना। एमसीक्यू